हेलो छात्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एक फीचर उत्तर के मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। हिमालय के बारे में हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए आज हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। नॉर्दर्न जो प्लेन है हमारा, वो आपके हिमालय से निकलने वाली 3 नदी प्रणालियों से मिलकर के ये बनता है। अगर हम पहली इन नदी प्रणालियों की बात करें तो पहली आपकी सिंध सिंध नदी प्रणाली, दूसरा आपकी गंगा और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं, नदी तंत्र है हमारे, जिससे जो है उत्तर के मैदान का ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो आपका बनकर तैयार होता है। ये सारा हिमालय इलाका आपका हिमालय का आता है। ठीक है। अब यहाँ से जो निकलने वाली जो 3 रिवरें हैं, एक आपकी जो है ये सिंध नदी है, देन फिर आपकी उत्तराखंड होती हुई यूपी, बिहार, बंगाल होती हुई इसकी एक शाखा यहाँ, और यहाँ से ट्रिब्यूटरी एक वेस्ट जो है आपके बांग्लादेश में भी चली जाती है। ठीक है। और एक जो है इसकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे हम जो टी सांगपो रिवर बोलते हैं, और ये इसका नाम ब्रह्मपुत्र आकर के असम में हो जाता है, और ये बांग्लादेश में जाकर के ये जमुना के नाम से, सॉरी बांग्लादेश में जाकर के ये जमुना के नाम से ये इसके अंदर गिर जाती है, गंगा नदी के अंदर। तो ये जो हमारा जो इसका मैदान है, देखिए जो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ये ज्यादा दो आब का क्षेत्र है। दो आब, दो का मतलब दो आब हमारा नदियों का क्षेत्र यानी पानी वाला क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र है वो नदियों के बीच, यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा, तो उससे क्या हो, दो आब का क्षेत्र बनता है। और ये दुनिया में ज्यादातर सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है। और इसमें होता क्या है कि ये फर्टाइल लैंड तो है ही, इस फर्टाइल लैंड का नाम जलोढ़ मृदा या जो है एलुवियल सॉइल के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए हमारे यहाँ एक नाम है पंजाब। पंजाब नाम क्यों पड़ा है? पंज माने 5 प्लस आब, यानी 5 नदियों का क्षेत्र। ये क्या हो गया? 5 नदियों का क्षेत्र। अगर हम जब पंजाब की बात करते हैं तो पूर्वी पंजाब भारत के पास है, जबकि ये जो पश्चिमी पंजाब है, ये लाहौर वगैरह ये सब जगह आती है, ये पाकिस्तान के पास है। इस क्षेत्र में आपको सिंधु और जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपकी सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, इन सब का जो स्थल है उद्गम, वो जो ये बहती है, ये पंजाब से होती हुई बहती है, इसलिए इस क्षेत्र का जो नाम है वो पंजाब पड़ गया है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इसकी, देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत साउथ में जाएगा तो ये आपकी जो है ना, ये इसकी ऊंचाई कम होती हुई चली जाती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर जो आपका ट्रांस हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब ये शिवालिक हिमालय जो होता है हमारा, वहां से आपका द्वार क्षेत्र लग जाता है, जैसे हमने हरिद्वार वगैरह की बात की थी। अब क्या वहां से हम प्लेन की तरफ हम आना चालू हो गए हैं। अब देखिए होता क्या है कि जहां से नदी निकलती है तो वहां से मोटे मोटे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी आपको पहाड़ों पे नदियों वगैरह के बारे में देखने को मिलता है तो वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिवर आगे चलते चली जाती है उन पत्थरों का साइज छोटा होता हुआ चला जाता है। अब देखिए जैसे ही शिवालिक श्रेणी पार करके नदी जब प्लेन एरिया में एंटर करेगी, तो जो ऊपर से अपने साथ में पत्थर लेकर के आई होती है, तो वो उन पत्थरों को वहां पे जमा कर देगी। ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगी, नदी एकदम से गायब हो जाएगी। और जिस जगह पे नदी गायब हो जाती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं भाभर। भावर सॉरी उस क्षेत्र को हम कहते हैं भावर। ठीक है। फिर जब अब ये नदी जैसे ये पत्थरों में आकर ये नदी यहाँ से निकल लिया, तो इन पत्थरों के नीचे से होती हुई वो निकलेगी, तो ये ऊपर आपको नदी दिखाई नहीं देगी। ठीक है। फिर एक लेवल के बाद आगे चलने के बाद में ये दलदली क्षेत्र बन जाएगा।
यहाँ पे जब पानी जब जमा हो जाएगा तो ये दलदली क्षेत्र बन जाएगा, और यहाँ से है ना नदी फिर दोबारा से पुनर्जन्म ले लेगी, यानी दोबारा से री इमर्ज हो जाएगी। और इस जो क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र बन गया, इस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई, तराई का क्षेत्र। ठीक है, तो हम ये हमारे इससे क्या है कि फिर ये नदी जो है आगे बहती हुई, ये आपका सिंधु नदी यहाँ चली गई, यानी आपका गंगा रिवर इस तरह से चली जाती है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये आपके 3 नदी तंत्र हैं। तो आपका जो है पंजाब और हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा ये सिंधु नदी क्षेत्र के इस क्षेत्र में आता है, लेकिन हरियाणा का, दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा, इलाका, और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक का जो इलाका है, ये गंगा और उसके सहायक नदियों से मिलकर के बना है। तो ये गंगा का दोआब क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। तीसरा आपका ये ब्रह्मपुत्र का है, तीसरा ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र निकल करके अरुणाचल में एंटर करती है, उसके बाद में ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से एंटर करती है, और फिर मेघालय वगैरह होती हुई ये पद्मा रिवर के अंदर मिल जाती है। पद्मा रिवर को गंगा का नाम, गंगा को बांग्लादेश के अंदर पद्मा रिवर बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर गिर जाती है, और इससे जो असम वगैरह के क्षेत्र में बहुत बड़ा इलाका जो है ये मैदानी इलाका बनता है, जिसे हम लोग ये प्लेन एरिया में आता है। अब देखिए 2 नदी कई बार है ना रिवेरन आइलैंड भी बनते हैं। कई बार क्या है कि नदी कई भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम वितरिका बोलते हैं। ठीक है, एक डबर ऐसे चलिए, ये देखिए ये क्या हो जाती है, इसकी वितरिका। ठीक है, अब इससे जो है ना जब 2 नदियों की, जब ये नदी यहाँ चली तो इसमें क्या है, रिवर आइलैंड यहाँ पे ये मट्टी काट के इधर चली इधर चली, तो क्या मट्टियों को अपने साइड में जमा करती चली जाएगी, तो ये क्या है एक रिवर आइलैंड बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, बच्चा आपको बता दें कि जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का जो अरुणाचल से जैसे असम में एंटर करती है, तो वहां पे माजुली क्षेत्र पड़ता है। तो माजुली जो डिस्ट्रिक्ट है असम का, वो क्या एक रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र बनाती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहलाता है। ठीक है, अब जो ये नदी, इस पूरे क्षेत्र का जो निर्माण है वो गंगा, यमुना, गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां, और सिंध और उसकी सहायक नदियां, इन्होंने मिलकर के पूरे नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण किया है। अब जो इससे जो मट्टी बनी है, यानी जो मृदा बनी है, उसे हम बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के जो प्रकार होंगे वो आपके भांगर और खादर होंगे। बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर। आप लोगों ने अपने आसपास के बहुत सी जगहों के नाम सुने होंगे कि खादर क्षेत्र है, जैसे बदरपुर खादर। ठीक है, आसपास हमारे यहाँ ऐसे जिन राज्यों, जिन जगहों के नाम के पीछे खादर लगा हुआ है, तो उससे से हमें पता चल जाएगा कि इसके आसपास कोई ना कोई नदी बहती है और वहां पे अमूमन बाढ़ आती रहती है। ठीक है, अब क्या है, इस पूरे क्षेत्र को, इस पानी से जो बहने वाली नदियां हैं, उन्होंने जो है इस पूरी क्षेत्र का निर्माण किया है, इस मृदा का निर्माण किया है। आमतौर पे ये बांगर मृदा कहलाती है। ठीक है, लेकिन नदी के वो आसपास का जो क्षेत्र है, जो दोबारा जो है जहाँ पे बाढ़ रेगुलरली 2-3-4 सालों में आती रहती है, तो वहां क्या है, मट्टी दोबारा से रिफर्टाइल होती रहती है, यानी दोबारा से बनती रहती है, वो दोबारा से उपजाऊ होती रहती है। क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ आने से एक परत उस मट्टी के, उस जो जगह है उसके ऊपर बन जाती है, जिससे क्या मट्टी दोबारा से और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो ऐसे जो मट्टी, जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, उसे हम, यानी नई जलोढ़ मृदा जो होती है, उसे हम खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम बांगर कहते हैं। जहाँ पे इसमें क्या है, कई जगह चूने वगैरह के निक्षेप भी पाए जाते हैं, क्योंकि पुरानी सॉइल हो गई है, बाढ़ आई नहीं है, तो वहां पे क्या मट्टी मोटे जो है कंकड़दार हो जाती है, तो उसे जो है लोकल लैंग्वेज में कंकड़ भी बोलते हैं। ठीक है, वरना इसके जो 2 मुख्य जलोढ़ मृदा के 2 मुख्य प्रकार हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो सॉइल है जलोढ़ मृदा की, वो पुरानी सॉइल है, वो आमतौर पे उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी उपजाऊ खादर है, क्योंकि खादर जो है वो हर 2-3 साल में रिन्यू होती रहती है बाढ़ के आ जाने के
कारण। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा कि नॉर्दर्न प्लेन का, और इस क्षेत्र में है ना हमें बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि एक तो जलोढ़ मृदा है जिसके कारण ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। दूसरा, पानी पहाड़ों से निकल करके जब प्लेन एरिया में आता है तो पानी की स्पीड कम हो जाती है, और क्या है, आपका ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है और जमीन के अंदर पानी आपको मिल जाता है। यानी कि इससे आपके दो फायदे हुए, एक तो पीने के लिए पानी उपलब्ध हो गया है, दूसरा आपको खाने की जो समस्या है वो यहाँ हल हो जाएगी क्योंकि जलोढ़ मृदा उपजाऊ है, पानी भी जमीन के अंदर है, तो फसलें यहाँ पे बहुत अच्छी होंगी। तीसरा, प्लेन एरिया हो जाने के कारण यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा, और जो लिविंग लाइफ है हमारी, जो रहने की जो हमारी स्थितियां हैं वो बहुत आसान हो जाती है, यानी हम रहना यहाँ पे आसान हो जाता है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि इन पूरे इलाके में रहना आसान हो जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाएगी। अगर एग्जाम्पल के हम तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश है, ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, किसी राज्य की जनसंख्या यूपी से ज्यादा नहीं है। ये बिहार भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, जो वेस्ट बंगाल को 2001 में वेस्ट बंगाल भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, और 2011 की जनगणना में बिहार हो गया है। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है वो असम ही है, बाकी अरुणाचल भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। तो ये सबसे बड़ी जो ज्यादातर जो जनसंख्या है नॉर्थ ईस्ट की वो असम में ही है, और खासकर वो उसके प्लेन इलाके में है। तो आई होप कि आपको ये प्लेन एरिया समझ में आया हो। धन्यवाद।